ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो सर्किट है वो कैपेसिटर सर्किट है। और कैपेसिटर सर्किट के अक्रॉस, मतलब कैपेसिटर एलिमेंट के अक्रॉस हम एक साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स, लेट अस से फिर से इस बार हम वोल्टेज सोर्स ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी पीक वैल्यू V नॉट है और फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, और ये हमारा कैपेसिटर एलिमेंट है। कैपेसिटर एलिमेंट की कैपेसिटेंस वो नोन है, वो C के इक्वल है। तुम बोलोगे ऐसा एलिमेंट तो, ऐसा सर्किट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम प्लेन वायर को भी यूज करके कोई सर्किट बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस होगी और उसमें कुछ ना कुछ साथ साथ इंडक्टेंस भी होगी। तो प्योर कैपेसिटर सर्किट फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये सही बात है। लेकिन हम आइडियल केस अज्यूम कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस वायर की जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, वो नेग्लिजिबल है। वैसे ही जैसे पिछले एग्जांपल में इमेजिन किया था, कंसीडर किया था कि इस वायर की कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस 0 है। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज तुम्हारे दिमाग में आ सकती है कि ये तो कैपेसिटर सर्किट है और कैपेसिटर तो ओपन होता है, तो अल्टीमेटली इसमें करंट 0 होना चाहिए, क्योंकि डीसी सर्किट्स में तो ऐसा ही होता है कि वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने के बाद हाँ थोड़ा टाइम लगता है ट्रांजिएंट फेज में, जिसमें कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, लेकिन कैपेसिटर जैसे ही फुल चार्ज होता है, ठीक है, अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं पास करता है, करंट की वैल्यू 0 होती है कैपेसिटर में हमेशा स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद। लेकिन यहाँ पर मैं याद दिलाऊंगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, तुम्हें Q इक्वल्स CV, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग कैपेसिटर पे चार्ज आता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है अभी, वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, वो फिक्स नहीं है। और वोल्टेज जैसे जैसे वैरी करेगा वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज भी वैरी करेगा, और कैपेसिटर पे चार्ज वैरी करने का मतलब है सर्किट में करंट होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट 0 होता है, लेकिन डीसी सोर्स के लिए स्टेडी स्टेट में। ठीक है, बाकी कभी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर टाइम वेरिंग सोर्स आएगा तो ऑब्वियस है कि उसके अक्रॉस वोल्टेज भी चार्ज भी टाइम वेरिंग होगा, और चार्ज टाइम वेरिंग होने का मतलब यही होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होगा। बाय द वे यहाँ पर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एसी सर्किट्स के लिए भी वैसे स्विच ऑन करने के जस्ट बाद की जो सिचुएशन होती है उसको ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं, और कुछ देर बाद वेट करने के जब हमारे सर्किट के हर एक एलिमेंट के अक्रॉस करंट वोल्टेज स्टेबल हो जाते हैं, ठीक, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेबल हो जाते हैं, तो उसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो एसी सर्किट्स में भी जैसे डीसी सर्किट के लिए पढ़ा ना, ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में भी डीसी सर्किट्स को सॉल्व कर पाते हैं और ट्रांजिएंट स्टेट में भी डीसी सर्किट्स को सॉल्व कर पाते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट एक ही होता है अगर रेजिस्टर सर्किट है तो। आवाज आ रही है अच्छे से मेरी? यस सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि स्टेडी और ट्रांजिएंट स्टेट रेजिस्टर सर्किट के लिए एक ही जैसा होता है,
लेकिन इंडक्टर कैपेसिटर अगर आते हैं तो उसमें ट्रांजिएंट स्टेट थोड़ा अलग होता है। लेकिन लकीली एसी सर्किट्स के लिए हमें ट्रांजिएंट स्टेट डिस्कस ही नहीं करना है, ठीक है। तुम इमेजिन कर सकते हो बिल्कुल जैसे हम जैसे इमीडिएटली हम स्विच को ऑन कर रहे होंगे, उस टाइम में करंट का वेरिएशन कंपेयर टू स्टेडी स्टेट कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है कि उसमें करंट ऐसे मान लो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, उसके बाद फिर जो करंट है हमारे एसी सर्किट में वो स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेन कर लेता है। तो हम लोग एसी सर्किट में सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए सर्किट को सॉल्व करेंगे। एसी सर्किट के लिए ट्रांजिएंट स्टेट डिस्कस करना हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एडवांस मैथमेटिक्स चाहिए। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस की थोड़ी अच्छी मैथमेटिक्स चाहिए। एनीवे, अपने ओरिजिनल सर्किट पर आते हैं। सॉल्व करना है किसी भी टी टाइम, टारगेट क्या है, वोल्टेज हमें बता दिया गया है, किसी भी टी टाइम में कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या होगा, इस सर्किट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, केसीएल केवीएल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप, जितने भी ब्रांचेस है उसमें करंट एज्यूम कर लो, एक ही ब्रांच है तो लेट अस से इस ब्रांच में किसी टी टाइम पे हम एट टाइम टी सॉल्व कर रहे हैं, एट टाइम टी, किसी टी टाइम में लेट अस अज्यूम कि हमारे सर्किट में यहाँ पे क्या माना था, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। किसी में टी टाइम इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम इंस्टेंट पे सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज वैरी कर रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में सोर्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू होगी, ठीक है। उस टाइम में सर्किट में कुछ करंट हो, उस करंट को हम आई एज्यूम करें और ये करंट ही कैलकुलेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास केवीएल है ना, केवीएल अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप था केसीएल, अब दूसरा स्टेप है केवीएल। जितने अननोन्स है उतने लूप्स में केवीएल अप्लाई करो, एक ही लूप है। केवीएल की इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं और हमें पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है अच्छा, हम इधर से अज्यूम कर रहे हैं करंट जा रहा है, तो ये वाला जो प्लेट है ये ऐसे इस पे कुछ चार्ज आ गया होगा, लेटेस्ट से इस पे चार्ज आ गया है प्लस क्यू, और इस पे चार्ज आ गया है माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, कैपेसिटेंस ऐसी। हाँ, तो बताओ, अरे माइनस माइनस क्यू है, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, हम लिखेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होता है क्यू अपॉन सी, और यहाँ पे हम पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं तो हम लिखेंगे ड्रॉप होगा माइनस, साइन लिखेंगे माइनस, और कितना ड्रॉप होगा, क्यू अपॉन सी के इक्वल। फिर उसके बाद सोर्स के अक्रॉस ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे राइज करेंगे, और कितना राइज करेंगे, टी टाइम में वोल्टेज कितना है, टी टाइम में वोल्टेज की वैल्यू है वी नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। केवीएल की इक्वेशन अप्लाई किया और तुम इस इक्वेशन को देख करके करंट पता लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें टी टाइम पे चार्ज की वैल्यू पता है, तो वैसे भी पता है अगर इंडक्टर और कैपेसिटर्स आते हैं तो वहाँ पे अलजेब्राइक इक्वेशंस नहीं बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, उनको सॉल्व करना होता है। वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पे Q की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वैल्यू आ रही है ओमेगा ओमेगा सी, ओमेगा ओमेगा कहाँ से आ गया, सॉरी सी आया ना, सी उधर चला जाएगा, वी नॉट, सी वी नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। तुम देख सकते हो जिस तरह से सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज वैरी कर रहा है उसी तरह से कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज वैरी कर रहा है, और करना भी चाहिए था क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज साइनसॉइडली साइन फंक्शन से वैरी कर रहा है तो चार्ज भी साइन फंक्शन से वैरी करेगा। जिस टाइम में वोल्टेज मैक्सिमम होगा चार्ज मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जीरो होगा चार्ज जीरो होगा, एंड लाइक वाइज। लेकिन हमें सर्किट में करंट पता करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट की वैल्यू हम बोलेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। करंट की वैल्यू आएगी डिफरेंशिएट करने के बाद ओमेगा सी वी नॉट, तो कांस्टेंट है, ओमेगा सी वी नॉट, ठीक है।
कॉस ओमेगा टी, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी, और डिफरेंशिएट करने के बाद ही इमीडिएटली तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे कैपेसिटर एलिमेंट के अक्रॉस किसी भी टी टाइम में करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और ये वैल्यू होगी आई नॉट कॉस ओमेगा टी के इक्वल। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो बिल्कुल साइनसॉइडली ही वैरी कर रहा है, विद सेम फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहा है। कि फिर से मैं बोलूंगा कि जो हम लोग पहले एसी सर्किट्स के लिए प्रेडिक्ट करके चल रहे थे कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी जितनी है उतनी फ्रीक्वेंसी से करंट भी ऑसिलेट करना चाहिए, वो उसका मैथमेटिक्स भी उसका सेम आंसर दे रही है। हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा वो भी ओमेगा से ही साइनसॉइडली ऑसिलेट करेगा, क्योंकि करंट भी साइनसॉइडल क्वांटिटी है, तो इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी साइनसॉइडल क्वांटिटी का होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको हम साइन के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये लिखना तुम्हें कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, है ना। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा तभी हम फ्रीक्वेंसी फेज बता पाएंगे। और ये वैल्यू है प्लस 90 डिग्री। इसको कैसे लिखो, रेडियन में लिखो या ऐसे? चलो भी ऐसे ही पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ और डिग्री में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, हालांकि प्रॉपरली यहाँ पे पाई बाई टू होना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। हाँ, तो हमें पता चलता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट भी साइनसॉइडली ऑसिलेट करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। लेकिन इस बार कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट वो रेजिस्टर की तरह सेम फेज में नहीं होंगे। तुम देख सकते हो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा वो हमेशा वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता होगा, फेज में 90 डिग्री आगे होगा, जिसका मतलब है कि वोल्टेज की वैल्यू ना जब मीन पोजीशन पर होगी, ठीक है, वोल्टेज भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और करंट भी यूं ऑसिलेट कर रहा है, ठीक, करंट भी इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन जब वोल्टेज जीरो पर है तो करंट मीन पोजीशन पर नहीं होगा, करंट पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री आगे आगे चल रहा है कि वोल्टेज जब जैसे ही वोल्टेज आगे चल के पॉजिटिव एक्सट्रीम तक आएगा तो जो करंट है ना वो 180 डिग्री पर पहुंच जाएगा, 180 डिग्री आगे मीन पोजीशन पर दोबारा पहुंच जाएगा हाफ साइकिल कंप्लीट करके। वोल्टेज जैसे ही, ठीक है, वोल्टेज जैसे ही वापस मीन पोजीशन 180 डिग्री पर आएगा तो करंट कहाँ पहुंच जाएगा पता है? 270 डिग्री पर। करंट उस टाइम में नेगेटिव हो गया होगा, उस टाइम में वोल्टेज तो इसके पास कुछ नहीं होगा लेकिन करंट होगा। और ये कैपेसिटर एलिमेंट है तो गेस कर सकते हो कि करंट हो सकता है, ठीक, क्योंकि इस पे चार्ज है ना, चार्ज वैरी करने की वजह से करंट आए, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस हमेशा करंट की वैल्यू वोल्टेज के कंपैरिजन में 90 डिग्री लीड करती है। लीड करती है का मतलब है दोनों साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रहे हैं लेकिन साथ में ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम है, लेकिन करंट कैपेसिटर के अक्रॉस हमेशा 90 डिग्री आगे रहेगा, ठीक है। अगर इसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम प्लॉट करें, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, वोल्टेज वर्सेस करंट का। पहले मैं वोल्टेज प्लॉट कर देता हूँ, सेम वोल्टेज है, कॉपी हमें करंट प्लॉट करना है कैपेसिटर एलिमेंट के अक्रॉस, प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है करंट का एम्पलीट्यूड कुछ अलग है, वो ये एम्पलीट्यूड है करंट का, ठीक है, ओमेगा सी वी नॉट। और टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है? साइनसॉइडली वैरी कर रहा है लेकिन 90 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब कोसाइन फंक्शन की तरह वैरी कर रहा है। जब वोल्टेज मीन पर है करंट अपने एक्सट्रीम पर है, तो हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ कोसाइन फंक्शन जैसा आएगा। तो ये ऐसा कि 90 डिग्री पर, जब 90 पर आएगा तो 180 डिग्री पर करंट आएगा, जब 180 पर वोल्टेज आएगा
तो करंट 270 पर जाएगा, और जब करंट जब वोल्टेज 270 पर जाएगा तो करंट 360 पर जाएगा, और फिर जब वोल्टेज 0 पर आएगा तो फिर से करंट +90 पर आ जाएगा। तो करंट का जो वेरिएशन है वो कोसाइन फंक्शन की तरह होगा। मैं एक ही साइकिल प्लॉट कर रहा हूँ, ये साइकिल आगे कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। करंट तुम देख सकते हो कोसाइन फंक्शन की तरह वेरी करेगा। करंट का एम्पलीट्यूड और फेज अलग अलग होगा। करंट का एम्पलीट्यूड ओमेगा सी वी नॉट के इक्वल होगा, और उसका फेज 90 डिग्री वोल्टेज से आगे होगा, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस हमेशा वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। ये तो टाइम के साथ तुम्हें पता चल गया, लेकिन बार बार अगर हमें सर्किट सॉल्व करने को दिया जाएगा तो बार बार इस तरह से ग्राफ तो नहीं ड्रॉ करेंगे, है ना, बार बार ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं सॉल्व करेंगे। तो हमें, क्योंकि करंट साइनसॉइडल है, तो दो चीजें बतानी होती है कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, फेज क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड बताने के लिए, एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड कितना है, तो आई नॉट जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, वो एक्चुअली ओमेगा सी वी नॉट को लिखा है। वी नॉट ये वैल्यू है आई, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, वी नॉट इक्वल्स आई नॉट, ठीक है, टाइम्स 1/ओमेगा सी, ठीक है, 1/ओमेगा सी। और ये वाला जो पार्ट है ना, हम इंटेंशनली करंट के एम्पलीट्यूड को याद रखने के लिए, ये जो करंट और वोल्टेजेस की पीक वैल्यू का रिलेशनशिप है, उसको इंटेंशनली हम फिर से उसी फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस फॉर्मेट में, ठीक है, इससे पहले रेजिस्टर के लिए लाया था। और ये वाला जो टर्म है ना, इसका हम यहाँ पर नाम रख रहे हैं XC। 1/ओमेगा सी को हम XC बोल रहे हैं। XC का मतलब क्या है, XC जो है ना, वो 1/ओमेगा सी के इक्वल है, ठीक है, 1/ओमेगा सी। और ये जो XC है, ये पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी, वो भी हम सर्किट को सॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए भी हम एक ओम्स लॉ बना लेते हैं पीक वैल्यूज के लिए। ध्यान देना है कि ये सिर्फ पीक वैल्यूज का रिलेशनशिप है, अलग अलग टाइम में करंट का रिलेशनशिप वोल्टेज के साथ वो अलग अलग, मतलब वो साइनसॉइडल है, वो अलग अलग तरीके से आ रहा है, हमेशा दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो करंट की पीक वैल्यू के साथ किस तरह से रिलेटेड है, वो वैसा ही ओम्स लॉ के से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है आई नॉट टाइम्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब तुम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इस तरह से अज्यूम कर सकते हो, वो वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि रेजिस्टर सर्किट के लिए रेजिस्टेंस कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की पीक वैल्यू कम होगी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एसी सोर्स के अक्रॉस लोअर रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो लोअर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की पीक वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है कि हमारे एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है, ये एलिमेंट करंट को फ्लो कराने के लिए कितना फेवरेबल है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना ज्यादा कि करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, ये इंडिकेट करता है। तो उसी तरह से कैपेसिटर, तुम देख सकते हो कि करंट की जो पीक वैल्यू है ना, वो ओमेगा सी वी नॉट के इक्वल आएगी। तो करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस से पता चलेगी। हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वही रोल है जो कि रेजिस्टर सर्किट में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडिकेट करता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो करना कितना
कितना डिफिकल्ट है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें करंट की पीक वैल्यू बहुत कम आएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर बहुत कम है, इसका मतलब है कि ये करंट को अपोज नहीं करेगा, बहुत मिनिमम अपोजिशन शो करेगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू बहुत हाई होगी, करंट की पीक वैल्यू बहुत हाई होगी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो पीक वैल्यू के लिए तो हमारे पास ओम्स लॉ है। जब भी हमें एसी सर्किट्स में कैपेसिटर एलिमेंट दिखेगा तो उस कैपेसिटर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग करंट की पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। बस तुम्हें याद होना चाहिए कि कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लिखते हैं 1/ओमेगा c के इक्वल। अब इस एलिमेंट को भी, मतलब इस एक्सप्रेशन को भी अगर थोड़ा और तुम एनालाइज करने की कोशिश करोगे, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है क्या एक्चुअली। 1/ओमेगा c के इक्वल है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस जितनी ज्यादा होगी तो उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसको चार्ज करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके अंदर करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, मैं थोड़ा याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तुम इन एलिमेंट्स मतलब रिएक्टेंस के एक्सप्रेशन को देख करके के भी प्रेडिक्ट कर सकते थे। ठीक है, कि 1/ओमेगा c ही क्यों रिएक्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। 1/ओमेगा c कैसे ये बता रहा है कि करंट की पीक वैल्यू इस 1/ओमेगा c से डिसाइड होगी। 1/ओमेगा c अगर बहुत ज्यादा है तो करंट की वैल्यू बहुत कम होगी। 1/ओमेगा c अगर बहुत कम है तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। मैं 1/ओमेगा c की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, तो अभी मैंने इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको इग्नोर करो। मुझे लग रहा है कि मैंने क्या बोला है मुझे ध्यान नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कैपेसिटर सर्किट के अक्रॉस अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि उसमें ह्यूज चार्ज की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें चार्ज ज्यादा आएगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी, और रिएक्टेंस की वैल्यू कम होने का मतलब है कि करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये ऐसे भी गेस कर सकते हैं कि अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होती है तो इसको इसको चार्ज की मतलब इसको चार्ज होने की पॉसिबिलिटी, इसमें बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी है, तो इसमें करंट की पीक वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, क्यों ज्यादा होगी वो तुम समझ सकते हो। ये थोड़ा बहुत तुम डीसी सर्किट से गेस कर सकते हो कि जैसे हम, ये बैटरी है, इसको जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो इमीडिएटली हम बोलते हैं कि इसमें बिल्कुल मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों क्यों बताओगे? क्योंकि स्टार्टिंग में कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। हम बोलते हैं इसमें चार्ज स्टोर करने की अभी मैक्सिमम कैपेसिटी। शॉर्ट सर्किट की तरह तो जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आसानी से यहाँ से निकलेगा, और करंट बिल्कुल वैसे ही फ्लो करेगा जैसे कैपेसिटर एलिमेंट शॉर्ट सर्किट है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस अगर बहुत ज्यादा है ना तो उसमें चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। कि चार्ज जितना ज्यादा स्टोर होता है कैपेसिटर पे वो उतना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और उतना ज्यादा वो करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो एसी सर्किट में भी कैपेसिटेंस अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें चार्ज बहुत ज्यादा स्टोर हो सकता है तो इसमें करंट भी की जो पीक वैल्यू वो भी मैक्सिमम होगी, करंट की पीक वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो इसमें आसानी से ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगा। इसका ऑपोजिट ऐसे सोच सकते हो कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत कम है तो वो थोड़ी ही देर में ना फुल चार्ज हो जाएगा। समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैक्सिमम चार्ज आएगा। और फुल चार्ज का मतलब अब ये चार्ज, इसके चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी कम हो रही है, अब ये करंट को अलाउ नहीं करेगा।
कि कैपेसिटेंस कम होगी तो करंट भी कम होगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी के लिए तुम सोच सकते हो कि फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा पता है? बताओ। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो बहुत तेजी से जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है ना, वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड पोलैरिटी मतलब इंटरचेंज हो रही है बहुत फास्ट। उसकी वजह से क्या होगा, इतनी जल्दी से वोल्टेज चेंज करने की वजह से इस पर चार्ज होने का, ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पाएगा, मतलब चार्ज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें करंट की पीक वैल्यू भी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी अगर कम है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है मतलब वोल्टेज बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा ना, ये जो कैपेसिटर है वो उसको फुल्ली चार्ज होने का सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, ये जल्दी से चार्ज हो जाएगा। मतलब ऐसी अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ऐसे जल्दी जल्दी वोल्टेज वैरी कर रहा है तो ये चार्ज होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो इसमें करंट मैक्सिमम उस टाइम में फ्लो करने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो इतनी धीरे धीरे वोल्टेज आ रहा है तो इसके अक्रॉस चार्ज भी जल्दी जल्दी मतलब वोल्टेज के साथ बिल्ड होने लगेगा और इसमें करंट कम फ्लो करेगा। कि ये जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, इसको तुम लोग अपने लेवल पे क्लास के बाद भी खुद से एनालाइज करना। ठीक है, तुम्हें खुद से भी थोड़ा इंट्यूटिवली लगना चाहिए कि हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर के अक्रॉस हाई करंट फ्लो करेगा। कैपेसिटर को हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पसंद है। हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर के अक्रॉस करंट आसानी से फ्लो करता है। और लो फ्रीक्वेंसी पे मतलब अगर वोल्टेज बहुत धीरे धीरे चेंज कर रहा है, ये थोड़ा डीसी के क्लोज आ रहा है, डीसी में हमेशा फिक्स है वोल्टेज, और अगर वोल्टेज धीरे धीरे वैरी कर रहा है तो ये डीसी के क्लोज आ रहा है। डीसी में तो जीरो करंट फ्लो करने लगता था, है ना, स्टेडी स्टेट की बात करें तो उसी तरह से तुम सोचोगे ये इसको चार्ज होने का सफिशिएंट टाइम मिलेगा अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो, और जब ये फुल चार्ज होने लगेगा तो इसके पास करंट नहीं फ्लो करेगा, तो करंट मिनिमम होगा अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये कभी चार्ज नहीं हो पाएगा। और कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें मान लो +5 वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही चार्ज होना स्टार्ट होता है इमीडिएटली वोल्टेज 0 हो जाता है। फिर ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है इमीडिएटली -5 हो जाता है। तो वोल्टेज जल्दी जल्दी वैरी कर रहा है, चार्ज जल्दी जल्दी वैरी करना पड़ेगा, ज़्यादा करंट आएगा। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 1/ओमेगा c होती है। और ये 1/ओमेगा c इंडिकेट करती है कि 1/ओमेगा c जितनी ज्यादा होगी करंट उतना कम होगा, 1/ओमेगा c जितनी कम होगी करंट उतना ज्यादा होगा। या इस तरह से बोल सकते हैं ओमेगा c जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट, कैपेसिटेंस ज्यादा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा करंट। और ओमेगा c की वैल्यू जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम है, फ्रीक्वेंसी मतलब धीरे धीरे वोल्टेज वैरी कर रहा है, और कैपेसिटेंस जितनी कम है आसानी से फुली चार्ज हो जा रहा है, तो उतना ही कम करंट फ्लो करेगा। अंडरस्टूड? पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, कैपेसिटर सर्किट की स्टोरी कंप्लीट हो गई। कैपेसिटर में नहीं नहीं अभी तो ये पीक वैल्यू डिस्कस किया है। और फेज के लिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट पता करना था। करंट साइनसॉइडल क्वांटिटी है तो साइनसॉइडल क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी हमें हमें हमेशा पता है, तो हमें पीक वैल्यू चाहिए और फेज चाहिए। पीक वैल्यू के लिए ओम्स लॉ रहेगा हमारे पास, और फेज के लिए हमें फेज डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर में अगर फेजर्स ड्रॉ करते हैं तो पहले वोल्टेज फेजर ड्रॉ करता हूँ। तो वोल्टेज फेजर कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री पर है वोल्टेज फेजर अभी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में करंट फेजर को देखेंगे अगर, अगर करंट फेजर ड्रॉ करें तो तुम देख सकते हो कि वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट
ठीक है, ये ऐसा हम बहुत टाइम तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे तुम देख सकते हो करंट फेजर जो होगा ना, वो वोल्टेज फेजर के कंपैरिजन में 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करंट फेजर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, पीक वैल्यू के लिए V नॉट इक्वल्स I नॉट XC। ठीक है, ये याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ओम्स लॉ जैसा एक्सप्रेशन है। ठीक है, जानबूझ के ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन में लिखा है ताकि ये याद रहे हमेशा। पीक वैल्यू के लिए ओम्स लॉ यूज कर लेंगे और फेज के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये इसकी लेंथ है V नॉट और ये जो करंट फेजर है उसकी लेंथ I नॉट, और इनके बीच में 90 डिग्री है, और ये बिल्कुल अपरेंट है कि करंट फेजर वोल्टेज फेजर के कंपैरिजन में 90 डिग्री लीड करेगा। सिमिलर पैटर्न पे अब हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है। अगर हमारे सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ हो, सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो, ठीक है, सिर्फ एक इंडक्टर लगाओ इस तरह से, और इस सर्किट की और इस सर्किट के लिए इस सर्किट के लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है। वोल्टेज सोर्स फिर से एसी वोल्टेज सोर्स V नॉट साइन ओमेगा सर टी एज्यूम करते हैं। हाँ सर, जो फेजर बनाए ना आपने पीछे, हाँ, सर वो किसी भी टाइम पे है या पीक वैल्यू के लिए? मैंने t को 0 पर बनाया है, लेकिन किसी भी टाइम पे ड्रॉ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। V नॉट को तुम ऐसे ड्रॉ करोगे, I नॉट को ऐसे ड्रॉ करोगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट किधर है। ठीक है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, ये हमें पता होना चाहिए कि टाइम के साथ ना ये वोल्टेज फेजर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, उसे करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, और टाइम के साथ ये करंट फेजर भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रही है। मैंने t इक्वल 0 पर ड्रॉ किया है, लेकिन किस टाइम पे फेजर ड्रॉ कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज फेजर और करंट फेजर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि करंट फेजर आ गया 90 डिग्री वोल्टेज फेजर से। ठीक है, हमें वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट पता करना होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दोनों की जो वैल्यू, दोनों की जो पोजीशंस है ना, वो तो कंटिन्यूअसली रोटेट करनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये इंडक्टेंस लेटेस्ट से L है, और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी भी t टाइम पे इंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा। सबसे पहले KCL अप्लाई करते हैं, करंट अज्यूम कर लेते हैं I t टाइम पे। ठीक है, और एक ही ब्रांच है, करंट की वैल्यू कितनी होगी, KVL लिखते हैं। KVL लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इंडक्टर के क्रॉस ट्रैवल करते हैं। तो इंडक्टर के क्रॉस हमें पता है कि ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है LdI/dt। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो -LdI/dt। ये सब KVL अप्लाई करना सर्किट सॉल्विंग में तुमने सीखा है। DI/dt इसको कैपिटल। ये जो तुम लोगों ने RL सर्किट मतलब मैंने तो तुम्हें डायरेक्टली बताया था कि वेव फॉर्म देखो और करंट का एक्सप्रेशन लिखो, लेकिन अपने से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है करंट ग्रोथ के लिए और करंट डिके के लिए, क्योंकि वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व करने की भी थोड़ी प्रैक्टिस होती है। खुद से ग्रोथ वाला तो मैंने सॉल्व किया था, डिके वाला खुद से सॉल्व करना। इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप लिखा, फिर वोल्टेज सोर्स के क्रॉस ड्रॉप की वैल्यू होगी V नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वल 0 होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करके हमें करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये हम लिखेंगे DI/dt, LdI/dt इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद मैं डायरेक्टली वैल्यू आ रही है
वो लिखता हूँ। साइन का कॉस का माइनस, साइन का माइनस कॉस, तो ये लिखेंगे माइनस, इंटीग्रेट करें ना तो ये वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पे, एल आई, ये फाइनल वैल्यू, ये एल है, ये इधर चला जाएगा और इंटीग्रेट करने के बाद डिनोमिनेटर में ओमेगा ये आएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, इसको चेक करो, लिमिट्स पुट करने के बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है माइनस वी नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा टी। क्योंकि साइनसॉइड है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वैल्यू होगी आई टी, पहले तो ये वाला जो टर्म है ना, ये यही करंट की पीक वैल्यू होगी। ठीक है, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वो वैल्यू कैसे लिखेंगे साइन के टर्म्स में, साइन ओमेगा टी। अगर साइन ओमेगा टी प्लस 90 करते हैं तो प्लस कॉस ओमेगा टी होता है, और साइन साइन थीटा माइनस 90 करते हैं तो माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि माइनस कॉस थीटा है, तो आइडेंटिटी यूज करके लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें करंट को आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से तुम देख सकते हो कि इंडक्टर के अक्रॉस भी करंट प्योर साइनसॉइडली वैरी करेगा विद सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम के साथ करंट और वोल्टेज इंडक्टर सर्किट्स के अक्रॉस कैसे वैरी कर रहे हैं तो वो हम प्लॉट कर सकते हैं। इस बार जो रिजल्ट्स आए ना वो रिजल्ट्स बताते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस के वोल्टेज तो वैसे ही साइनसॉइडली हम वैरी करा रहे हैं जैसे पहले करते। कैपेसिटर में करंट लीड करता था, करंट आगे आगे चलता था, वोल्टेज जहां पर भी होता था उससे 90 डिग्री करंट आगे होता था। लेकिन इंडक्टर सर्किट्स में तुम देख सकते हो कि करंट लीड नहीं करेगा, करंट लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। 90 डिग्री लैग करने का मतलब है कि जब वोल्टेज 0 पर होगा तो उस टाइम में करंट माइनस 90 पर होगा, है ना, करंट माइनस 90 पर होगा। ठीक, मतलब करंट कहाँ पर होगा पता है, माइनस आई नॉट पर। और जब वोल्टेज 90 पर पहुंचेगा तो करंट 0 पर पहुंचेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस माइनस कॉस थीटा की तरह वैरी करेगी। माइनस कॉस थीटा का ग्राफ तुम्हें पता है, कॉस थीटा जैसा होता है, उसका रिवर्स ले लो तो ये कुछ ऐसे, और फिर माइनस कॉस थीटा का प्लॉट करोगे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और ये फिर ऐसे कर कंटिन्यू होगा, और ये भी ऐसे कर कंटिन्यू होगा। तो तुम देख सकते हो कि इंडक्टर सर्किट के अक्रॉस करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, और वोल्टेज 0 पर है तो करंट माइनस 90 पर है, और वोल्टेज जैसे ही प्लस 90 पर आता है तो करंट 0 पर आता है। जब वोल्टेज 180 पर आता है तो करंट प्लस 90 पर आता है। जब वोल्टेज की वैल्यू 270 डिग्री पर जाती है तो करंट की वैल्यू 180 पर आती है। कहने का मतलब है कि तुम अगर करंट फेजर और करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू देखोगे तो वोल्टेज तो इस तरह से 0 से ऐसे 90 जाता है, और करंट उस टाइम में माइनस 90 से 0 आता है। वोल्टेज प्लस 90 से 180 आता है, तो उस टाइम में करंट 0 से 90 जाता है, लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। फिर वोल्टेज की वैल्यू 180 से 270 जाती है, तो करंट की वैल्यू 90 से 180 आती है। ठीक है, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं लेकिन करंट यहाँ पे लैग करेगा। इंडक्टर्स में करंट हमेशा वोल्टेज के कंपैरिजन में 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, ये तो वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म हो गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज और करंट का ग्राफ हो गया। अब इसके बाद है कि ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके हमने पता लगा लिया करंट की वैल्यू किसी भी टी टाइम में क्या होगी, वो साइनसॉइडली आ रही है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। लेकिन हर बार हम ये सर्किट मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी हम अपने इसी सर्किट में इंडक्टर एलिमेंट देखेंगे
तो हमें पहले से पता है कि साइनसॉइडल क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन हमें वहाँ पे करंट के लिए पीक वैल्यू बतानी होगी और करंट के लिए फेज बताना होगा। तो पीक वैल्यू के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आई नॉट जो है ना वो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल है, ठीक है, ओमेगा एल है, ओमेगा एल, ठीक है। तो इसको फिर से ओम्स लॉ के फॉर्म में मैं इंटेंशनली लिखना चाहता हूँ, तो लिखूंगा वी नॉट इक्वल्स ओमेगा एल आई नॉट, और ओमेगा एल आई नॉट को मैं लिख रहा हूँ ओमेगा नॉट, इसको लिख रहा हूँ एक्स एल। इसका नाम क्या रखना चाहिए, गेस कर सकते हो? ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर के लिए वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस बिहेव करती है, ठीक है। ये इंडक्टेंस जो है ना वो ओमेगा एल के इक्वल है, ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए तुम्हें पता चल गई है कि वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है और ये बार बार यूज होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए वैल्यू ओमेगा एल की इक्वल होती है। तुम देख सकते हो कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट करती है कि इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस इंडक्टर के अक्रॉस करंट की पीक वैल्यू उतनी कम होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी करंट की पीक वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और वो इन वैल्यूज को देख करके भी तुम गेस कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह कैपेसिटर में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे भी तुम देख के बता सकते हो कि अगर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी उसका मतलब क्या है पता है? ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि वोल्टेज की वैल्यू जल्दी जल्दी वैरी कर रही है, और ये इंडक्टर को पसंद नहीं। इंडक्टर के अक्रॉस अगर जल्दी से ये वोल्टेज वैरी करेगा तो इंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स फास्ट वैरी करने की कोशिश करेगा, तो ये उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ बैकवर्ड डायरेक्शन में लाएगा और उतना ही ज्यादा करंट को अपोज करेगा, ठीक है। तो करंट उतना कम होगा, ओमेगा जितना ज्यादा होगा इंडक्टर के अक्रॉस करंट उतना कम होगा, क्योंकि उस टाइम में इंडक्टर ह्यूज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करो। लाइकवाइज इंडक्टेंस, ऑब्वियसली इंडक्टेंस भी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगी, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू d5/dt एल डी के इक्वल होती है। तो एल भी ज्यादा होगा, ओमेगा भी ज्यादा होगा, दोनों ही केस में इंडक्टर उतना ही ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और करंट को उतना ज्यादा अपोज करेगा। तो ओमेगा एल ज्यादा होने से इंडक्टेंस ज्यादा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए थी, वो मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन में दिख रहा है। और ओमेगा की वैल्यू कम है, अगर धीरे धीरे वैरी कर रहा है तो इंडक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडक्टर उसके लिए कंफर्टेबल है। इंडक्टर को चेंज से प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी ये वैरी करेगी ना, इंडक्टेंस भी बहुत ज्यादा होगी, तो फिर इंडक्टर उसको ज्यादा स्ट्रांगली अपोज करेगा, करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। और अगर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है तो इंडक्टर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्यादा करंट को अलाउ करेगा, ठीक है। ओके, और ये वैसे डीसी सर्किट्स में भी थोड़ा बहुत इसका तुम्हें अंदाजा है। t=0 पर करंट अचानक से बढ़ता है तो ये मैक्सिमम वोल्टेज और उसमें मिनिमम करंट अलाउ करता है। t=0 पर करंट को जीरो कर देता है, ठीक, इक्वल वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर। स्टेडी स्टेट में फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई है, बोल सकते हैं, वोल्टेज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट हो गया है, तो अभी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसका जनरल बिहेवियर ये है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा करंट को अपोज करता है इंडक्टर, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है करंट को उतना ज्यादा स्मूथली अलाउ करता है। ओके, अब ये तो हमें अगर पीक वैल्यू इंडक्टर के क्रॉस पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो हम इस ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो फेज का क्या, कि करंट के पास पीक वैल्यू है और फेज है, तो करंट का फेज क्या होगा? तो हम पहले वोल्टेज फेजर ड्रॉ कर लेते हैं,
t = 0 पर उसकी लेंथ v0 है। वोल्टेज के कंपैरिजन में हम देख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पता चला है कि करंट फेजर 90 डिग्री इस बार लैग कर रहा है। ठीक, करंट फेजर लैग कर रहा है, लीड नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है। 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या होगा? करंट फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे? 90 डिग्री पीछे है ये करंट, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड करंट की पीक वैल्यू होगी और वो कुछ और होगी, ठीक है। वो मान लो ये लेंथ जो है ना वो I0 है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये -90 पर है। ये इसको -90 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो दिख ही रहा है कि 90 डिग्री के पीछे है। इसको ऐसे ड्रॉ करें, टाइम के साथ ये भी रोटेट करें, ये भी रोटेट करें। किसी टी टाइम पे करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो फेजर की उस पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन किसी भी टाइम में वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट हमेशा 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। तो अब ये प्रिपरेशन कंप्लीट है। एक बार मैं अगर समराइज करूं तो हमें पता चलता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं, और वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो ओम्स लॉ से I0R से निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए ये समझना बिल्कुल आसान भी है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसके प्रोपोर्शनली करंट फ्लो करता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज मैक्सिमम होगी करंट भी मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे वोल्टेज 0 होगी करंट भी 0 होगा रेजिस्टर के अक्रॉस। तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट सेम फेज में आने चाहिए थे, वैसा ही आते भी है। और वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू का रिलेशनशिप भी वही है जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। कैपेसिटर के लिए, ठीक है, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज के साथ करंट वैरी नहीं करेगा, मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होंगे, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना, बिल्कुल वोल्टेज के साथ चार्ज वैरी करेगा। चार्ज और वोल्टेज ये साथ साथ वैरी करेंगे। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा चार्ज मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जब मिनिमम होगा तो चार्ज मिनिमम होगा, वोल्टेज 0 होगा तो चार्ज 0 होगा। तो चार्ज को वोल्टेज के साथ वैरी कराने के लिए करंट जो है ना उसको 90 डिग्री लीड करना पड़ता है, ठीक है। तो वोल्टेज के कंपैरिजन में हमें सॉल्व करके पता चलता है कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। ये तुम थोड़ा और एनालाइज करोगे, थोड़ा और सोचोगे सर्किट के बारे में, इसमें वोल्टेज यूं ऐसे वैरी कर रहा है तो क्या करंट भी ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, करंट इसको लीड करेगा, ठीक, करंट इस तरह से वैरी करेगा, ठीक है। तुम देख सकते हो यहाँ पे करंट जो है ना यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है 0 है, क्योंकि चार्ज कैसे, ठीक है, स्टोर हो रहा है। चार्ज का जो रेट ऑफ चेंज है वो करंट होता है। उसी तरह यहाँ पे चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, उस इंस्टेंट पे करंट 0 होगा, ठीक है। चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से कैपेसिटर के लिए, और उसके लिए फेजर डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। और पीक वैल्यू के लिए फिर से ओम्स लॉ, और यहाँ पे ओम्स लॉ कहता है V0 = I0 कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडिकेट करती है कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितनी आसानी, कितनी कितनी मुश्किल से फ्लो कर रहा होगा। इस रिएक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट कम होगा, रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी करंट उतना ज्यादा होगा। और रिएक्टेंस की वैल्यू भी तुम्हें थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है तो कैपेसिटर कंफर्टेबल जोन में रहता है और कैपेसिटर के अक्रॉस आसानी से करंट फ्लो करता है। फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसी तरह से कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। उसी तरह कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसमें चार्ज स्टोरेज ह्यूज हो सकती है, तो इसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस अगर कम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जल्दी चार्ज हो जाए करंट कम फ्लो करेगा। और उसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जल्दी ये फुल चार्ज होने लगेगा तो इसमें कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, ठीक है। लाइकवाइज इंडक्टर सर्किट्स के लिए
पता चला है कि करंट की वैल्यू वोल्टेज से लैग करती है, और मैग्नीट्यूड के लिए ओम्स लॉ है, वी नॉट इक्वल्स आई नॉट इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस ओम्स लॉ को यूज करके हम करंट की पीक वैल्यू बता सकते हैं। और करंट का फेज रिलेशनशिप क्या है, तो करंट 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से। ठीक है, और वो क्यों लैग करता है वो भी तुम तो खुद से एनालाइज करना, कि वोल्टेज अगर इसके क्रॉस यूं फ्लो कर रहा है तो करंट को कैसे वैरी करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स, साइनसॉइडल फंक्शन का बिहेवियर देखोगे, साइन फंक्शन का, तो उससे पता चलेगा कि करंट की वैल्यू माइनस कॉस की तरह इंडक्टर्स के अक्रॉस वैरी करेगी। और यहाँ इंडक्टर्स के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल की इक्वल होता है, और हम देख सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, करंट उतना कम होगा, क्योंकि उतना ज्यादा स्ट्रांगली इंडक्टर करंट को अपोज करेगा। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू जितनी कम होगी, इंडक्टेंस जितना कम होगा, तो उतना ज्यादा आसानी से करंट फ्लो करेगा इंडक्टर के पास। ठीक है, तो रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस है, वैसा ही रोल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वैसा ही रोल इंडक्टर्स के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस करिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो तुम नोटिस कर दोगे, कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है ना, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम वोल्टेज सोर्स किसी भी फ्रीक्वेंसी की लेंगे तो रेजिस्टेंस तो सेम होगी, लेकिन वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, चलो एक स्पेशल केस के लिए टेस्ट कर लेते हैं। इसमें कई बार पूछा जाता है कि ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिएक्टेंसेस कैसे कैसे वैरी करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ओमेगा प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे ओमेगा है, रेजिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा, या एक ही ग्राफ बनाते हैं ना, इतना सा क्यों। और वाई एक्सिस पे हम लोग ये रिएक्टेंस प्लॉट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, तो रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसा आएगा, वो तो सिंपल है, वो तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी पर वो डिपेंड ही नहीं करता है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे वैरी करेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है ओमेगा एल। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है, ये लीनियरली वैरी करता है। ये है एक्सएल, ये है ओमेगा, फिर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रिएक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो हम लोग इंडक्टर्स के लिए बोलते हैं ना कि अगर इंडक्टर के अक्रॉस हम डीसी सोर्स लगा दे, डीसी सोर्स का मतलब फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है ना, डीसी सोर्स लगा देंगे तो डीसी सोर्स के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगी, जिसका मतलब है कि ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यही रिजल्ट तो हमने डीसी सर्किट्स के लिए भी देखा था। ठीक है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, डीसी सोर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर और हाँ, और फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है मेगाहर्ट्ज में, ये तो उस केस में ना हम लोग हाई सर्किट रिस्पांस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में सॉल्व करते हैं। वहां पे अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं ये जो इंडक्टर है ना, इसकी रिएक्टेंस बहुत ज्यादा ज्यादा होगी, इसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं कि इसकी रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, इससे कोई करंट हम मानते फ्लो ही नहीं करता, इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, शॉर्ट सर्किट की तरह लो फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का बिहेवियर होता है 1/ओमेगा c, और कैपेसिटर कुछ इस तरह से वैरी करता है। ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है x, 1/ओमेगा c। तुम देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जब 0 है, मतलब डीसी सोर्स है, तो कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो वो इन्फिनिटी है, ठीक है, वो ह्यूज रिएक्टेंस शो करता है।
तो डीसी सर्किट्स के लिए कैपेसिटर को हम ओपन सर्किट कर देंगे, उसके पास कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ऐसा ही करते भी थे डीसी सर्किट्स के लिए, ठीक है। और अगर ओमेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो उस केस में क्या होगा पता है? फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगा। तो जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये कभी चार्ज हो ही नहीं पाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक, इसकी रिएक्टेंस जीरो हो जाएगी। तो वो तुम्हें ग्राफ में भी पता चल रहा है। तो हाई सर्किट रिस्पांस में हम क्या करते हैं कि इंडक्टर को ओपन कर देते हैं और कैपेसिटर जहां जहां दिखता है उसको शॉर्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है हाई फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन डीसी सर्किट में क्या करते हैं वो तो तुम लोग डीसी सर्किट्स में डिस्कस किए ही हो। डीसी सर्किट्स में तुम्हें पता है कि हमेशा हम कैपेसिटर को ओपन, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करते हैं। और मैं सिर्फ सिर्फ मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तैयारी पूरी हो चुकी है, और अगर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊं तो तुम इतनी ही प्रिपरेशन से कोई भी डायरेक्टली कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो, कि कोई भी एसी सर्किट सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक एसी सर्किट सॉल्व करता हूँ, सीरीज एलसीआर सर्किट, क्योंकि यही तुम्हारे कोर्स में है और यही बार बार आएगा। तो प्रॉपरली मैं जितनी भी नॉलेज हम लोगों ने गेन की है इन तीनों एलिमेंट्स के लिए, इन तीनों एलिमेंट्स की नॉलेज को अप्लाई करके मैं लेमैन की तरह एक सीरीज एलसीआर सर्किट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपरली जैसे सॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे हम डायरेक्टली एलसीआर सर्किट को देख करके सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, एलसीआर या आरएलसी कुछ भी बोलो। यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, रेजिस्टर है, आर फिर इंडक्टर है और फिर कैपेसिटर है, ठीक है। और ये तीनों बिल्कुल सीरीज में कनेक्टेड है। अगर देखो पैरेलल में कनेक्टेड हुए या फिर और कोई ब्रांचिंग हो रही है तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी, इसी तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगी, तो हमें सिर्फ सीरीज एलसीआर सर्किट को सॉल्व करना सीखना है। तो पहले मैं लेमैन की तरह सॉल्व कर रहा हूँ और उसके बाद तुम्हें प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि क्योंकि हमें सिर्फ एलसीआर सर्किट से सॉल्व करने हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए आर है, एल है, 80 है, ठीक है। इनकी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस दी गई है, और यहाँ पे हमने फिर से एक साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है सर्किट को सॉल्व करो। सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या है? मतलब कि किसी भी टी टाइम में, किसी भी जनरल टी टाइम में इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है। और किसी भी जनरल टी टाइम में रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस कैसे कैसे वैरी करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद एक और पर्टिकुलर एग्जांपल लेना पड़ेगा, थोड़ा तुम और ज्यादा फेमिलियर होगी। ठीक है, तो पहले मैं इस जनरल सर्किट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, और इन पॉइंट्स को यूज करके कि मैं एश्योर कर रहा हूँ कि किसी भी जनरल एसी सर्किट को ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सोचते हैं कि पहले ना, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में करंट तीनों एलिमेंट्स के पास सेम होगा, तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं। क्योंकि करंट पता चल गया तो रेजिस्टेंस, सॉरी, हर एक एलिमेंट के पास वोल्टेजेस की वैल्यू भी पता चली जाएगी, ठीक है। करंट पता करना चाहते हैं तो एक तरीका ऑब्वियसली ये है कि तुम टी टाइम में केसीएल कीवीएल लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें किसी भी टी टाइम में करंट की वैल्यू पता चल जाएगी, और करंट की वैल्यू पता चल जाएगी तो वोल्टेजेस की वैल्यू भी उसी तरह से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक। एक काम ये तुम कर सकते हो और इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये लेंथी काम होगा, और सीरीज सर्किट के लिए तो तुम आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर सर्किट ऐसा इस तरह कुछ
सर्किट रहा, तो इसके लिए तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। इसलिए हम एसी सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए दूसरी टेक्निक यूज करते हैं। और दूसरी टेक्निक क्या यूज करते हैं, हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं फेजर्स की हेल्प से। फेजर्स की हेल्प से सॉल्व करने का क्या मतलब है, तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है। करंट साइनसॉइडल होगी और फ्रीक्वेंसी ओमेगा हमें पहले से पता है। तो अगर हम इस सर्किट में करंट फेजर पता कर लेते हैं, कि अगर हम इस सर्किट में करंट फेजर पता कर लेते हैं, तो करंट फेजर पता कर लेते हैं, तो हमें करंट की वैल्यू किसी भी टी टाइम में पता चल जाएगी कि करंट फेजर का मतलब है उसका एम्पलीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय हम फेजर के टर्म्स में इस सर्किट को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। और फेजर के टर्म्स में सॉल्व करना आसान इसलिए होगा क्योंकि मतलब डिफरेंशियल, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, और फेजर के टर्म्स में तुम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करके सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें मान लो मैं कहता कि ये डीसी सर्किट और सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टर एलिमेंट्स है, तो तुम क्या करते, हर एलिमेंट में करंट अज्यूम करते, ठीक है, और फिर केवीएल लिख करके करंट की वैल्यू अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करके पता लगा लेते, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं आ रही है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम फेजर के टर्म्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम बोलेंगे कि यहाँ पे अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसके अक्रॉस करंट अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे करंट फेजर होगा, तो मैं अपने सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट फेजर अज्यूम कर रहा हूँ। लेट अस से हमारा करंट फेजर कुछ इस तरह से है। तुम ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे, मैं यहाँ पर भी केसीएल केवीएल ही अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अब बस डिफरेंस ये है कि करंट्स की वैल्यूज और वोल्टेजेस की वैल्यू फेजर्स होंगी, क्योंकि वो साइनसॉइडल क्वांटिटी है, तो हर साइनसॉइडल क्वांटिटी को फेजर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप था करंट एज्यूम करना। करंट एज्यूम कर लिया हमने, करंट फेजर एज्यूम कर लिया। लेटेस्ट से हमारा जो करंट फेजर है वो किसी भी डायरेक्शन में कुछ इस तरह से है। करंट फेजर ड्रॉ करता हूँ। करंट फेजर कुछ इस तरह से है। लेटेस्ट से करंट फेजर ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट फेजर कुछ इस तरह से, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, वो भी हमें पता करनी है। इसकी डायरेक्शन क्या है वो भी हमें पता करनी है। तो डायरेक्शन तो मैंने ड्रॉ कर दी है। इसकी लेंथ क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं आई नॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमें आई नॉट ही निकालना है, ठीक है। करंट निकालने का मतलब आई नॉट निकालो और इसकी फेज निकालो, फाई निकालो, ठीक है। तो ये जो करंट फेजर हमने इन तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस अज्यूम किया है वो आई नॉट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करंट फेजर एज्यूम कर, अगला स्टेप क्या है, केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल कहता है कि किसी भी टाइम को छोड़ो, केवीएल कहता है कि सोर्स के अक्रॉस जो भी वोल्टेज की वैल्यू होगी ना, ठीक है, वही वैल्यू रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू होगी। लेकिन इस बार रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो फेजर्स होंगे, क्योंकि वो साइनसॉइडल क्वांटिटी है। तो हम बोलेंगे सोर्स का जो वोल्टेज फेजर है वो इक्वल होगा रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर प्लस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टर के, इंडक्टर के और कैपेसिटर के अक्रॉस फेजर्स ड्रॉ कर लेते हैं तो उनको ऐड करके सोर्स वोल्टेज फेजर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक एक करके मुझे बताओ। देखो, हमें हमें करंट फेजर पता है, और क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो हर एलिमेंट के पास करंट की वैल्यू अलग हो ही नहीं सकती। किसी भी टाइम में करंट की वैल्यू जो रेजिस्टर के पास है वही इंडक्टर कैपेसिटर के पास है, और ओवरऑल हम बोलेंगे करंट जिस तरह से रेजिस्टर के पास ऑसिलेट करे वैसे ही इंडक्टर कैपेसिटर के पास ऑसिलेट करे। तो तीनों एलिमेंट्स के पास करंट फेजर हमें पता है। अब एक एक करके हम रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर ड्रॉ करते हैं। तो तुम लोग देख करके बताओ, एक एक करके मुझे देख करके बताओ। सबसे पहले रेजिस्टर के अक्रॉस बताओ वोल्टेज फेजर कैसा होगा।
तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज फेजर होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। जिधर करंट फेजर है ना, उसी डायरेक्शन में वोल्टेज फेजर भी होगा। ठीक, इसको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि इसको थोड़ा ड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है, ये करंट फेजर है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इस करंट फेजर को देख करके, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फेजर की वैल्यू पता है, तो करंट फेजर को देख करके क्या हम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर कैसा होगा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले वोल्टेज फेजर की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर करंट फेजर है। तो करंट फेजर किधर है हमें पता नहीं, उसको अज्यूम कर लिया, लेकिन जिधर भी करंट फेजर है उसी डायरेक्शन में रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर भी होगा, श्योर होकर ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, और वो वोल्टेज फेजर बिल्कुल करंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वोल्टेज फेजर बिल्कुल ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ VR। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताना, लेकिन वोल्टेज फेजर के लिए इसकी लेंथ भी, इसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस करे वोल्टेज की पीक वैल्यू वो करंट की पीक वैल्यू टाइम्स R की इक्वल होती है। तो इसकी जो लेंथ है वो I0 R की इक्वल है। I0 स्टैंड्स फॉर द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, तो इसको VR लिखो, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो VR है वो I0 R की इक्वल है। तो तुम लोग ये मत सोचना कि इसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए कम होनी चाहिए, वो R पर डिपेंड करती है। तो वो लेकिन अलग होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं ये इंडिकेट करने के लिए कि ये इसकी लेंथ कुछ ऐसे है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टेज फेजर हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद बताओ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर कैसे होगा। तो इंडक्टर सर्किट याद करेंगे। अच्छा, इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप होता है। तो उसके लिए हम लोग तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर्स को याद करते थे, और ये सिविल टर्म है ना, इसको देख करके हम इसको देख के तुम्हें पता चल जाए कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। तो इसको देख करके तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है 90 डिग्री से, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ तुम्हें रेफरेंस के लिए। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर कैसा होगा? सबसे पहले फेज बताओ। इंडक्टर के अक्रॉस करंट फेजर के कंपैरिजन में, करंट के कंपैरिजन में वोल्टेज फेजर लीड करेगा या लैग करेगा? इंडक्टर के अक्रॉस करंट के कंपैरिजन में, करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज लीड करता है या लैग करता है? मैं वोल्टेज के बारे में पूछ रहा हूँ। तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा, और अभी मैंने सॉल्व किया है। देखो करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, और करंट पता है तो हम बोलेंगे वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज फेजर ड्रॉ करना चाहते हैं कि करंट फेजर हमें पता है। तो हम लिखेंगे कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज फेजर है वो कुछ ऐसे है। तो जल्दी जल्दी बता दूं क्या? ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज फेजर है वो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, वो होगा I0 XL की इक्वल। अगर गलत कह रहा हूं तो बताना। सही है। अब उसके बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर ड्रॉ करते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर की रिलेशनशिप, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। हमें करंट पता है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इधर आएगा। ठीक है,
और उसकी लेंथ कितनी होगी वो हमें पता है, लेंथ कितनी होगी तो अब वो हमें पता है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज की पीक वैल्यू, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ, कि हमें पीक वैल्यू ही चाहिए, पीक वैल्यू पता चल जाएगी और फेज पता चल जाएगा, तो सब कुछ पता है। ये है आई नॉट एक्स सी के इक्वल, ठीक, एक्सएल एक्सी गिवन है क्वेश्चन। तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज फेजर ड्रॉ कर लिया और हम बोलेंगे इन तीनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट फेजर आएगा ना वही सोर्स वोल्टेज फेजर होगा। गलत कह रहा हूँ? तो रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, इन तीनों फेजर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? ये तीन किनको ऐड करना है? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन तीनों फेजर्स को हमें ऐड करना है। तो जो भी रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर आएगा वही सोर्स वोल्टेज फेजर होगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए हम सोचते हैं कि पहले इन दोनों फेजेस को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, लेट अस से ये वाली जो लेंथ है यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि पहले VL माइनस VC यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये VL माइनस VC, ये है VL माइनस VC, ठीक है, ये है VL माइनस VC, VL माइनस VC, और ये वैल्यू कितनी है पता है? आई नॉट XL माइनस XC। कि तुम बोलोगे कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा VL ज्यादा होगा, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। उस टाइम में XC ज्यादा होगा, XL कम होगा, तो उस टाइम में हमें ये वाला जो है ना इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, कि रिजल्ट इसी तरह से निकालेंगे, मतलब जो भी ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग। अब तुम देख सकते हो कि VL माइनस XC मतलब VL माइनस VC जो फेजर है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फेजर से 90 डिग्री पर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फेजर क्या होगा वो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और वो वोल्टेज फेजर कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और ये जो फेजर आया है ना, ये और कुछ नहीं सोर्स वोल्टेज फेजर है। गलत कह रहा हूँ? और सोर्स वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, ये इक्वल है V नॉट के। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ना, ये हमें पता है V नॉट के इक्वल होगी। तो KVL अप्लाई करके लिखेंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट, किसका? VR और VL माइनस VC, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो और कुछ नहीं V नॉट के इक्वल होगा। ये रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर है, और रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर उतना ही होगा जितना सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, तो वेक्टर मतलब फेजर एडिशन के रूल्स अप्लाई करके लिखेंगे। तुम देखना अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताना। हम लिखेंगे कि फेजर्स को बस ऐड करें, हम लिख रहे हैं VR स्क्वायर, ठीक है, ये वाले फेजर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर इक्वल्स V नॉट स्क्वायर। चेक कर, V नॉट हमें पता है और I नॉट निकालना है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? बिल्कुल फंडामेंटल्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब की वैल्यूज अगर तुम लिखोगे ना तो यहाँ पे आई नॉट कॉमन आएगा, ठीक है, ये आई नॉट आर लिखेंगे, ये आई नॉट XL, आई नॉट XC, तो ये जो अंदर वाला टर्म आएगा वो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आएगा, ये V नॉट स्क्वायर आएगा। तो आई नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि करंट फेजर का मैग्नीट्यूड कितना है, करंट की पीक वैल्यू पता चली, वो और कुछ नहीं आएगी, वो आई V नॉट अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी यही रिजल्ट आता। ये हम सिर्फ KCL KVL, बस इसमें थोड़ी ट्रिक ये है कि यहाँ पे हमें फेजर्स के टर्म्स में KVL अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये तो करंट का मैग्नीट्यूड है, करंट की फेज क्या होगी? तो हम सोचेंगे जो वोल्टेज फेजर हमने ड्रॉ किया है ना, इसका फेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, करंट का फेज पता करना है। तो अगर तुमने वोल्टेज फेजर ड्रॉ कर लिया तो तुम देख करके बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा, बता सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, फिर वेक्टर अलजेब्रा यूज करके बता सकते हैं ना। हम बोलेंगे जो tan थीटा है,
tan थीटा की वैल्यू है VL माइनस VC अपॉन VR, और ये I नॉट कैंसिल होकर के ये वैल्यू आएगी XL माइनस XC अपॉन R। थीटा की वैल्यू भी पता चल गई, I नॉट की वैल्यू भी पता चल गई, तो हमें किसी भी t टाइम में करंट की वैल्यू पता चल गई। करंट की वैल्यू किसी भी t टाइम में कितनी है पता है? करंट की पीक वैल्यू I नॉट वो कितनी है, ये है। तो यहाँ पर सारी चीजें पता है, V नॉट पता है, क्वेश्चन में गिवन है, R XL XC हमें पता है, क्योंकि ओमेगा पता है तो XL XC निकाल लेंगे, और XL XC कैलकुलेट करके हम करंट की पीक वैल्यू निकालेंगे, और इसके आगे लिखेंगे साइन, ठीक है, मैं बस अब 5 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। साइन ओमेगा टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी करंट की वही रहेगी जो वोल्टेज की है, लेकिन करंट का फेज क्या लिखेंगे? तो तुम फेज डायग्राम से देख करके बता सकते हो कि ये जो सोर्स वोल्टेज है उससे इस पर्टिकुलर केस में, जिसमें हमने अज्यूम किया है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू से ज्यादा है, उस केस में हम बोलेंगे कि वोल्टेज फेजर जो है ना वो लीड करेगा और करंट फेजर लैग करेगा। इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज ज्यादा है तो ओवरऑल देखो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, करंट के कंपैरिजन में कह रहा हूँ, क्योंकि करंट सारे एलिमेंट्स के लिए सेम है। तो करंट के कंपैरिजन में इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, कैपेसिटर में 90 डिग्री लैग करता है। ये एलसीआर सर्किट है, तो इसमें तो 90 डिग्री का लीड लैग नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अभी भी इंडक्टर ज्यादा डोमिनेंट है कैपेसिटर के कंपैरिजन में, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, इसका मतलब है कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू से ज्यादा है, तो ओवरऑल ये जो सर्किट है ना वो इंडक्टर के जैसा ही बिहेव करेगा, और यहाँ पे भी वोल्टेज लीड ही करेगा, लेकिन 90 से नहीं लीड करेगा। यहाँ पे वोल्टेज जो है ना थीटा से लीड करेगा। वो थीटा क्या होगा? वो ये वाला एंगल होगा। कि थीटा की वैल्यू जैसे पता चल गई, तो ये मानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा मतलब तुम उतना कंफर्टेबल एक बार में अपने आप को फील नहीं करोगे इन सारी कैलकुलेशन से, तो थोड़ा टाइम लगेगा। थीटा ही लिखें या फाई लिखते हैं, क्योंकि हर जगह फाई यूज हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, फाई ज्यादा अच्छा रहेगा यूज करना। फाई है, फाई है, फाई है। ये फाई पता चल गया, कुछ भी 20 डिग्री 30 डिग्री वो लिख दिया। आई नॉट की वैल्यू पता चल गई, 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर लिख दिया, और फ्रीक्वेंसी तो नोन है, हर टाइम में करंट की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो काम की चीज, अगर तुम्हें एलसीआर सर्किट सॉल्व भी करना है तो ये सब कुछ इन सबको भूल जाओ, ये सब जो है ना, ये सब इसको अच्छा नहीं, इसको याद रखो, ये डायग्राम तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, इन सबको कैलकुलेशन को भूल जाओ, बस ये रिजल्ट तुम्हें याद है, ये रिजल्ट याद है, इसी को यूज करके सारे सर्किट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये करंट की वैल्यू तो हमने निकाल ली, इस एसी सर्किट में किसी भी टाइम में करंट की वैल्यू कितनी होगी वो पता चल गई है। ठीक, करंट की वैल्यू साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रही है ओमेगा से, और वो फाई एंगल से लैग कर रही है। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज नहीं बता सकते हैं क्या? अरे वोल्टेज का मतलब है पीक वैल्यू और फेज, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं बता सकते हैं क्या? जब करंट हमें पता ही चल गया तो वोल्टेज फेजर किधर होगा और वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हम लिखेंगे कि वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है ना, अगर तुम्हें वी आर की वैल्यू लिखनी होती किसी भी टी टाइम में, वी आर की वैल्यू तो हम फेज रिलेशनशिप से बता सकते हैं। पहले ओम्स लॉ अप्लाई करके लिखेंगे कि जो पीक वैल्यू होगी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अलग से फेज और मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहा हूँ, एक ही बार में निकाल करके वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बताना। और इसका फेज वही होगा जो कि करंट का फेज होगा, तो करंट का फेज -5 है। ठीक है, तो वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस बिल्कुल ये इस तरह से वोल्टेज वैरी करेगी। अब बताओ कैपेसिटी, अब बताओ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे वैरी करेगा टी टाइम में? पहले पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू तो हमें पता है आई नॉट एक्स, इंडक्टर लिख रहा हूँ लेकिन पीसी लिख दिया है, ठीक है, आई नॉट एक्सएल ये पीक वैल्यू हो जाएगी, और वोल्टेज की वैल्यू हमें पता है इंडक्टर के अक्रॉस जो भी करंट होता है ना इंडक्टर में, करंट तीनों एलिमेंट्स में सेम है, उस करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा पता है? +90।
ये किसी भी टी टाइम में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू होगी, ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस। और कैपेसिटर के अक्रॉस किसी भी टी टाइम में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम लिखेंगे आई नॉट एक्सी, ठीक है, साइन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है, तो साइन करंट का तो फेज जो भी है वो एज सच लिखेंगे, और करंट से 90 डिग्री पीछे करंट निकाल लिया तो सब कुछ निकाल सकते हैं। ये टी टाइम में इस आरएलसी सर्किट के अक्रॉस करंट, वोल्टेज और कैपेसिटी, करंट और तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस की वैल्यू होगी। तो इसको देख करके हम सारी चीजें बता सकते हैं। सर यस, आई नॉट में आएगा ना डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू में। ओह शिट, थैंक यू। कि तुम्हें बता दिया करो, उससे क्या होता है ना, यही चला जाता है इतनी टाइम से। ये स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो ये मैं लिख रहा था, जो एक्सप्रेशन दिमाग में रहता है ना, तो यही होता है कि मैं सोच रहा होता हूँ कुछ और, लिख रहा होता हूँ कुछ और, क्या खुद से कैलकुलेट करके मतलब अगर सॉल्व करूँ तो वो देखता हुआ सॉल्व करता हूँ। एनीवे, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे बस रिजल्ट पता है तो तुम हर आरएलसी सर्किट को सॉल्व कर सकते हो, मतलब करंट वोल्टेज निकाल सकते हो। इसके बाद इसका अगला काम होता है कि थोड़ा ग्राफ भी हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करके भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि टाइम के साथ कैसे कैसे इन एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेजेस वैरी कर रहे हैं, करंट वैरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा कि वर्किंग स्ट्रैटेजी बताऊँगा। ये एक्सप्रेशन याद करना है, याद कर ले तो अच्छा है। तो इनको याद करने के लिए ना, इनको याद करने के लिए और आसान तरीका है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो कहलाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। मतलब हम चाहते हैं इसको भी रटना ना पड़े, उसके लिए भी एक छोटा मेथड बनाते हैं, जिसको यूज करके ये एक्सप्रेशन तुम्हें उस मेथड से ये एक्सप्रेशन निकाल लोगे, रटोगे नहीं। कुछ लोगों को रटना ही ज्यादा आसान लग रहा होगा, तो ठीक है, रट लो। अच्छा हाँ, ये ऐसे केस के लिए हमने निकाला है जिसमें कि एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है। अगर एक्सी ज़्यादा होगा, ठीक, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वोल्टेज लैग करेगा। तो ओवरऑल बिहेवियर कैपेसिटर जैसा होगा। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। और कितने एंगल से लैग करेगा, वो होगा tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, ठीक है। या तुम डायरेक्टली अगर फाई निकालते हो तो वहाँ पे फाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक, वो ऑटोमेटिकली फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, तो अगर फाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये प्लस हो जाएगा, तो पता चलेगा करंट इस बार लैग नहीं करेगा, लीड करेगा, और वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है। थैंक यू।